हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो क्योंकि 2025 अभी स्टार्टिंग में है, आपको टैक्स प्लानिंग भी करनी है और एक नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू होने वाला है। तो जैसे कि आप जान रहे हैं, पिछले कई सालों से गवर्नमेंट जो है कैश ट्रांजेक्शन्स पर भी ध्यान दे रही है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, आज हम बेसिकली 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो मेन चीज़ है कि क्या है इनकम टैक्स के रूल 2025 में कैश ट्रांजैक्शन को लेके, कितना कैश है जो आप एक दिन में विड्रॉ कर सकते हैं, कैश लिमिट क्या है 2025 में, कितना कैश है जो आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और किन किन केसेस में आपको नोटिस भी आ सकता है। तो आज सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हम, तो रिपोर्टिंग लिमिट क्या होती है, आईटी एक्ट कैसे कर, देखिए ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई है कैश ट्रांजेक्शन को लेके, बट हाँ जहाँ तक हम बात करें रिपोर्टिंग की, तो रिपोर्टिंग ज़रूर होती है। किसके थ्रू होती है? एसएफटी के थ्रू। एसएफटी कहाँ होता है? आपका जो इनकम टैक्स पोर्टल होता है उसमें आप एआईएस का एक ऑप्शन होता है, एआईएस में आप देखेंगे तो कोई भी ट्रांजेक्शन अभी अगर आप 10 लाख से ऊपर की करेंगे, आपने सपोज 10 लाख रुपीज़ किसी को ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, तो आपको ऐसी बात नहीं है कि वो डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचती। कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उस चीज़ को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। अब अकाउंट्स तो कई तरह के होते हैं, सेविंग होता है, करंट होता है, एफडी होती है, बैंक ड्राफ्ट होता है, कई सारी चीज़ें होती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ की जो लिमिट है, लिमिट जो अगर कहे, अगर आपका सेविंग और जॉइंट अकाउंट है तो उसमें अगर आप टोटल आप डिपॉजिट अगर 10 लाख या इससे ऊपर कर देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। आप डिपॉजिट करिए, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट हाँ जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको इनकम सोर्स आप बता दीजिए, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगा। करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में अगर आप 50 लाख से ऊपर की डिपॉजिट कर देते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? आपका अप्रैल में शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है। अभी एक फाइनेंशियल ईयर फिनिश होने वाला है, कौन सा वाला? 24-25 फाइनेंशियल ईयर फिनिश होने वाला है। कब फिनिश होगा? ये आपका मार्च 31 तक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद है एफडी की लिमिट, अगर आप 10 लाख से ऊपर की एफडी कराते हैं तो वो भी क्या होती है, वो भी रिपोर्टिंग की जाती है, क्योंकि इनको हाई वैल्यू की ट्रांजेक्शन माना जाता है। बैंक ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर है, 10 लाख का आपने कोई पे ऑर्डर लिया है तो ये भी जो है इन्फॉर्म किया जाता है। तो सबके अलग अलग लिमिट है। सेविंग जॉइंट अकाउंट हो तो 10 लाख है, करेंट अकाउंट है तो 50 लाख है, एफडी की लिमिट 10 लाख है, बैंक ड्राफ्ट की भी 10 लाख है। और उसके बाद अगर कोई इमूवर प्रॉपर्टी अगर आप सेल करते हैं या परचेज करते हैं कैश में तो 30 लाख तक की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 30 लाख तक की जो है आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपना जो आइडिया है उसको प्रॉपर उसको फिल कीजिए। नेक्स्ट देखिए कि कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है। देखिए जिसके लिए जो सेक्शन होता है वो 269 एसटी होता है। इसमें क्या होता है, अंडर सेक्शन 269 एसटी किस लिए लाया गया? इनकम टैक्स एक्ट में इंट्रोड्यूस किया हुआ था ब्लैक मनी की रोक के लिए और साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि आज के टाइम में आप देखेंगे हर जगह डिजिटल ट्रांजैक्शंस काफ़ी होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और लिमिट भी लगा दी कि 2 लाख से ऊपर एक बार में कोई पर्सन कैश रिसीव नहीं कर सकता है, ठीक है। एक सिंगल पर्सन, सपोज मैं कोई बिजनेस ओनर हूँ और मेरे पास, मैं किसी सिंगल पर्सन से एक दिन में 2 लाख के ऊपर का कैश में बिजनेस नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद है सिंपल वही, कोई सिंगल ट्रांजेक्शन 2 लाख से ऊपर की नहीं होगी। वो ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू वन इवेंट ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन, ऐसा भी नहीं है कोई इवेंट हो कोई ओकेजन हो उसमें भी नहीं, 2 लाख तक की लिमिट कर दी गई है। जनरली मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी थी। मुझे बेसिकली हम का जब हम ज्वेलरीज लेते हैं तो हम काफ़ी बड़े अमाउंट की लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, ज्वेलर्स भी क्या होता है 2 लाख से ऊपर की वो कैश में पेमेंट नहीं लेते, उसके ऊपर का क्या है कि आप अकाउंट में पे करिए। तो ये सारी चीज़ें, ये पर्सनली मैंने ये एग्जाम्पल देखा है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर की क्या लिमिट है। देखिए ऐसा तो कुछ एक्सपेंडिचर तो आप कितना भी कीजिए, उसका कोई रोक टोक नहीं है, बट हाँ अगर आप एक दिन में आप 10,000 से ऊपर का कैश में एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। सिंगल इंडिविजुअल, सपोज आप कुछ परचेज करने जा रहे हैं तो आप 10,000 से ऊपर की कैश में पेमेंट, 10,000 से ऊपर की कैश में पेमेंट आपकी नहीं ली जाएगी। एज ए टैक्स, क्या टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होते हैं। 10,000 तक का आपको कोई टैक्स नहीं लगना, उसके ऊपर की अगर आप करते तो आपको टैक्स लगेगा। उसके बाद है एक कुछ बैंकिंग चैनल्स के थ्रू भी, जैसे बैंक ट्रांसफर चेक्स कर रहे हैं, ये एलिजिबल है रिडक्शन के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट है स्पेशल केसेस क्या होती है, जैसे अगर कोई आप हायरिंग या लीजिंग के बिजनेस में हैं तो वहाँ पे आपका कैश का जो होता है वो 35,000 में आप कर सकते हैं। जनरली दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर जैसे बिजनेस है, बिजनेस के डेली बेसिस के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो आप एक दिन में 10,000 से ऊपर का कैश का एक्सपेंसेस नहीं शो कर सकते। सेम अगर आप कोई हायरिंग या लीजिंग गुड्स की कोई कंपनी है, वो 35,000 का एक दिन में एक्सपेंसेस कैश में कर सकती है। अब उसके बाद है सेक्शन 269 एस एंड सेक्शन 269 टी। ये जो दोनों सेक्शन है ये किस लिए किया गया है, ये एक्सेप्टेंस एंड रीपेमेंट ऑफ लोन इन कैश। अब सपोज आपने लोन लिया है या लोन दे रहे हैं, दोनों में कैश की ट्रांजेक्शन होती है, तो किसी भी लोन की डिपॉजिट या एक्सेप्ट, या आप लोन ले रहे हैं या आप लोन की पेमेंट कर रहे हैं, तो 20,000 से ऊपर का आप कैश में नहीं ना ले सकते ना ही दे सकते हैं। तो 20,000 तक की लिमिट सेट कर दी गई है। रीपेमेंट एक्सीडिंग होगी तो रिस्ट्रिक्शन की गई है। अब हम सिंपली एक देखें तो ट्रांजेक्शन टाइप की, अगर आप कैश रिसिप्ट करें किसी एक पर्सन से तो 2 लाख का एक दिन में कर सकते हैं। कैश की अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो 10,000 की। कैश लोन एक्सेप्टेंस कितना कर सकते हैं आप, 20,000। सेम वही अगर आप लोन की रीपेमेंट कर रहे हो तो 20,000 की ही कैश की लिमिट कर दी गई है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर के अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपके ऊपर फाइन तो लगेगा ही। उसके बाद है कैश विड्रॉल लिमिट्स। कैश विड्रॉल की क्या लिमिट है, देखिए अंडर सेक्शन 194N में जो टीडीएस है वो एप्लीकेबल होता है। आप कैश अगर विड्रॉल करते हैं तो उस पर आपका 2% का टीडीएस कटता है, लेकिन किसी किसी केस में आपका 5% का भी टीडीएस कटता है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो क्या होता है, अगर आप टीडीएस विड्रॉल, सपोज दैट आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं रेगुलरली, तो अगर आप 1 करोड़ तक की डिडक्शन करेंगे, ठीक है, सॉरी 1 करोड़ तक का विड्रॉल करेंगे, तो आपका टोटल सिर्फ 2% ही जो है आपका जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अगर आप एवरी ईयर टैक्स फाइलर हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपका 1 करोड़ अमाउंट तक का अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो आपका 2% ही टीडीएस डिडक्ट होगा। बट अगर आपने कभी आप आईटीआर फाइल करते ही नहीं हैं और उसमें आपने विड्रॉल कर लिया, विड्रॉल कहाँ से, आपके खुद के अकाउंट से, अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं 20 लाख रुपीज़ का, ठीक है, 20 लाख का, तो यहाँ पे आपका 2% तक लगेगा, ठीक है। उसके ऊपर पे 1 करोड़ तक पे आपका 5% टीडीएस डिडक्ट होगा। तो आई होप सो कि आपको एग्जाम्पल डिफरेंस समझ आ गया होगा। सिंपल ये है, अगर आप टैक्स फाइलर हैं तो आप 1 करोड़ तक का विड्रॉल करते हैं तो आपका 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन अगर आप कभी टैक्स फाइल ही नहीं करते हैं और उस केस में अगर आप 1 करोड़ तक का विड्रॉल करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसमें क्या होगा, आपका 20 लाख तक तो 2% डिडक्शन होगा, बट 20 लाख के ऊपर के अमाउंट पे क्या होगा, आपका 5% का टीडीएस डिडक्ट होगा, जो पास 3 ईयर से जो आईटीआर नहीं फाइल करते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है कि 2,000 से ऊपर का कैश डोनेशन तो कैश डोनेशन तो ठीक है आप कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट तो है कि 10,000 या 20,000 की आप पेमेंट कर सकते हैं, 2 लाख की कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2,000 से ऊपर का कैश डोनेशन कर रहे हैं तो आपको एटीजी के अंदर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कुछ एक्सेप्शंस भी है, डेफिनेटली अब रूल्स है तो कई जगह एक्सेप्शन जो, क्योंकि आपके मन में भी ये चीज़ आ रही होगी कि जी हमारे एरिया में तो बैंकिंग फैसिलिटी है ही नहीं इतनी, ना इतने टावर्स है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, सर्वर अच्छा नहीं है। तो जो रिमोट एरियाज हैं उनके लिए ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं दी हुई है, ठीक है, क्लियर। और नेक्स्ट चीज़ है, एक होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रोसेस में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कितना भी कैश में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अब पॉइंट ये है कि नोटिस, नोटिस देखिए तब आता है आप कितना भी एक्सपेंड कीजिए, कितना भी आप खर्च कीजिए, कितना भी डिपॉजिट कीजिए, अगर आप उसकी सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर आईटीआर में फाइल नहीं करते हैं तब डेफिनेटली आपको नोटिस आएगा। आप अपने बैंक में पैसे डाल रहे हैं, सपोज आप अपने बैंक में 30-40 लाख रुपए डाल रहे हैं, ठीक है, सेविंग में जो रखा हुआ है, बट आप दिखा रहे हैं आईटीआर में कि आपकी तो इनकम 5 लाख है, तो वो कैसे, वो वैलिड नहीं है ना। चाहे बेशक से आप सोच लीजिए आपने कमाया नहीं, आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी से मिला, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि मेरा इस तरह से ये अमाउंट आया है, उस पर अगर टैक्स बनता है तो आप उस पर टैक्स पे कीजिए। टैक्स सेविंग कई स्कीम्स भी होती है, तो टैक्स सेविंग के कई सारे रूल्स भी होते हैं, तो उससे भी आप जो अगर कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी सेल भी करते हैं वहाँ से आपको मनी भी आता है, तो उसके भी कई सारे तरीके होते हैं कि जिससे कि आपका टैक्स सेव हो जाए। बट हाँ, आपको शो तो करना चाहिए, करना ही चाहिए, नहीं तो आपके पास फिर नोटिस आएगा, और अगर नोटिस आता है तो देखिए पेनल्टी फिर 50% से लेकर 200% तक चार्ज होती है। तो इतनी पेनल्टी देने से अच्छा कि किस आप जो प्रोफेशनल से गाइडेंस ले और प्रॉपरली जो टैक्स फाइल करें।
तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो आप हमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।